एक घर जो पूरे साल खाली पड़ा है, ना कोई यूज ना कोई किराया, पर फिर भी टैक्स लगता है। स्ट्रेंज राइट? जब मुझे पहली बार पता चला था तब लगा कि खाली घर पे भी अब टैक्स भरना पड़ेगा, पर इसके पीछे एक अच्छा लॉजिक है। चलिए समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षिता जैन। आज हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, यानी सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक। ये टॉपिक हर लैंडलॉर्ड, हर सीए स्टूडेंट और हर टैक्स पेयर के लिए यूजफुल है। और सेक्शन 22 की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले हमें 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में जानना जरूरी है। शुरू करते हैं। फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जिनको परक्विजिट्स बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब इस हेड में टैक्सेबल होते हैं। सेकेंड हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, यानी शेयर्स को बेच के जो पैसा आता है या फिर बिल्डिंग्स को बेच के जो गेन होता है, वो सब इस हेड में टैक्सेबल होता है। थर्ड हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी रेंटल इनकम से जो अर्निंग होती है वो इस हेड में टैक्सेबल होती है। फोर्थ हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि जो बिजनेस करने से प्रॉफिट होता है या प्रोफेशनल्स की जो सर्विसेज हमें मिलती है उससे जो उनको फीस मिलती है वो इस हेड में टैक्सेबल होती है। फिफ्थ हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी जो चारों हेड में टैक्सेबल नहीं होता वो इस फिफ्थ हेड में टैक्सेबल होता है, यानी बैंक इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, एटसेट्रा। अब हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के साथ। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती है: सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए, उनके पास 5 प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी जिसमें वो खुद अपनी फैमिली के साथ रहते थे, दूसरी 2 प्रॉपर्टीज उन्होंने रेंट पे दे रखी थी, और बची हुई 2 प्रॉपर्टीज उनकी खाली थी, लाइक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उन्होंने खरीदी थी। सवाल ये उठता है कि टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी? तो एज पर लॉ हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज वी कैन क्लेम एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ही। अब सवाल है कि प्रॉपर्टी 4 और 5 में से हम एक प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 2 एंड 3 तो रेंट पे दे ही रखा है, तो उसको लेट आउट प्रॉपर्टी के हिसाब से ही टैक्सेबिलिटी लगेगी। और जो डीम्ड लेट आउट है, यानी उसे मान लिया जाएगा कि उसे रेंट पे दिया है, वो एक प्रॉपर्टी बचेगी, यानी कि 4 और 5 में से जिसपे उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माना है और उसे डीम्ड लेट आउट मानेंगे। ये था टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। सेक्शन 22, बेसिस ऑफ चार्ज, यानी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम किस बेसिस पे टैक्सेबल होती है। पहला तो ये कि बिल्डिंग होनी चाहिए या फिर जो लैंड है जो बिल्डिंग से अटैच हो, जैसे गैरेज हो गया, गार्डन हो गया, उस पे एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट ये कि आपको रेंटल इनकम होती है या फिर डीम्ड रेंटल इनकम होती है, जिसकी हमने अभी बात की थी, उस पे भी टैक्सेबिलिटी आएगी, तो वो इसी सेक्शन के अंडर टैक्सेबल होगा। तीसरा पॉइंट कि आप लीगल ओनर हैं, तभी आप पे टैक्सेबिलिटी आएगी। अगर आपने खुद के लिए यूज किया है या फिर रेंट पे दिया है बट लीगल ओनर आप है, तो आप पे टैक्सेबिलिटी आएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लीगल ओनर है पर आपने वो प्रॉपर्टी अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज की, तो आप पे टैक्सेबिलिटी इस सेक्शन में तो नहीं आएगी, वो बिजनेस इनकम में चली जाएगी। और एक और पॉइंट, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसकी एनुअल वैल्यू मोस्टली केसेस में 0 होती है। ये फॉर्मूला हम नेक्स्ट सेक्शन में समझने वाले हैं। सेक्शन 23, एनुअल वैल्यू कैलकुलेशंस, ये बताता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलेगी कैसे। फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन है। शुरू करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यूज। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती है हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेट विच एवर इज हायर बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट कंट्रोल लॉज की टेनेंट के फेवर में बनाए थे ताकि ज्यादा रेंट हम ना ले पाए, मतलब नॉर्मल रेंट ले सके उतना। फिर बात करते हैं फेयर रेंट क्या होता है।
फेयर रेंट मतलब सेम लोकेलिटी में सेम घर का कितना रेंट हो सकता है उसे कहते हैं फेयर रेंट। तो फॉर्मूला तो लॉजिकल है, एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में से जो ज्यादा होगा वो, और एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगी। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई, उसमें से हमें क्या लेस करना है, म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस मतलब जो टैक्सेस ओनर देते हैं उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ओनर देते हैं ना कि टेनेंट। टेनेंट ने दिया है तो ओनर को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो ओनर पे करता है वो उसमें से लेस हो जाएगा। फिर हमें मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू के बाद हमें भी और डिडक्शंस मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं। उसके बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो आखिर में टैक्सेबल होगी। सेक्शन 24 डिडक्शंस। हमें दो मेजर डिडक्शंस अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। पहले के एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ कि आपकी सपोज एक रेंट पे आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, 2,40,000 का एनुअल रेंट आता है, और उसी प्रॉपर्टी पे आपने खर्चे कर दिए हैं 2 लाख तक के। लोन इंटरेस्ट हो गया, या फिर आपने पेंटिंग करवा लिया, मेंटेनेंस का खर्चा हो गया। तो क्या आपकी टैक्सेबल इनकम 2,40,000 आएगी या फिर नेट करके 40,000 आएगी? तो जवाब है इन दोनों में से कोई भी नहीं। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझते हैं। उससे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा वो जानना जरूरी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि 30% डिडक्शन ऑन नेट एनुअल वैल्यू, मतलब आपको फ्लैट 30% डिडक्शन मिलेगा। भले ही आपने खर्चा किया हो उतना, नहीं किया हो, पर 30% अलाउड है। दूसरा डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, यानी आपने जो लोन लिया है घर परचेज करने में या फिर रिपेयरिंग के लिए, तो उस पे जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसका डिडक्शन आपको मिलेगा अप टू 2 लाख रुपीज। पर ये 2 लाख रुपीज आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं, जिसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप नहीं लेते हैं, और इंटरेस्ट आप एज अ डिडक्शन क्लेम करते हैं 2 लाख तक। इट इज मैक्सिमम अमाउंट, आप इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, तो आपकी इनकम नेगेटिव में आएगी। ये एक केस था। दूसरा, अगर आपने रेंटेड प्रॉपर्टी ली है तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कुछ आएगी, फिर आप उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करेंगे, फिर आपकी नेट एनुअल वैल्यू आएगी। अब सवाल ये उठता है इनकम आप इंटरेस्ट का कितना डिडक्शन ले सकते हैं। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपने जितना इंटरेस्ट इनकर किया है उतना आप डिडक्शन ले सकते हैं। वो 2 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं। तो ये एक बेनिफिट आपको मिलता है। अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था उसका सोल्यूशन बताती हूँ। जैसे आपने प्रॉपर्टी थी रेंटल, आपको इनकम आ रही थी 2,40,000 तक की, ये एनुअल इनकम आ रही है आपको, उसमें से आपने लेस किया होगा म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह, और नेट एनुअल वैल्यू इतनी आई। उसके बाद आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कितना मिलता है 30%, विच इज 72,000 रुपीज। उसमें से आप होम लोन आपने अगर कुछ लिया है तो उसका इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे। सपोज आपने होम लोन लिया है 1,50,000 का, 1,50,000 का लिया है तो आपको 2 लाख तक की लिमिट है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको 1,50,000 का पूरा डिडक्शन मिलेगा। फिर आपको डिडक्शन मिलने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है 18,000 रुपीज। तो ये था कैलकुलेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। बट व्हाट इफ आपने लेट आउट प्रॉपर्टी दी होती, तो यही प्रॉपर्टी अगर आपने लेट आउट में दी होती तो आपका जो रेंटल इनकम है जो आपका था 2,40,000 रुपए, उस पे आपको 30% डिडक्शन मिलता, दैट इज 72,000। और आपने लोन इंटरेस्ट सपोज आपका आ रहा है 2,50,000 रुपीज, तो आपको 2 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता, आपको पूरा 2,50,000 रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता। तो ये एक बेनिफिट आपको इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से मिलता है। ये था सेक्शन 24 डिडक्शंस। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। इसमें कितने लिमिटेशन आएगी, क्या डेट्स है, वो सब। तो बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें अगर आपने लोन लिया है और लोन का पर्पस परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन का है,
और आपने ये लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद या फिर 1 अप्रैल 1999 को, तो फिर आपको लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी 2 लाख रुपए की। इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है जिस ईयर में आपने लोन लिया है उसके 5 साल बाद खत्म हो जाना चाहिए, तभी आपकी लिमिट एप्लीकेबल है। दूसरा कंडीशन, अगर आपने लोन लिया है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, पर आपने लोन लिया है बिफोर 1 अप्रैल 1999, तो आपको लिमिट एप्लीकेबल होगी 30,000। अब ये इतना रेलेवेंट नहीं है आज की डेट। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसी के लिए आपने लोन लिया है, पर लोन का पर्पस आपका रिपेयर्स, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन का है, तो भी आपको लिमिट लगेगी 30,000, ना कि 2 लाख रुपीज की। 2 लाख तभी एप्लीकेबल है जब आपने परचेज किया हो या कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो। अब बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी की। लेट आउट प्रॉपर्टी में ये बेनिफिट है कि आप कभी भी कितना भी लोन लो, आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सेम कंडीशन अप्लाई होती है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में, उसमें भी आप कभी भी कितना भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये था बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट, इजी वे में मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझा दिया। अब बात करते हैं सेक्शन 25A और 25B के बारे में, अनरियलाइज्ड एंड रिकवर्ड रेंट। अगर आपका एक टेनेंट है जिसको आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दी है, वो बिना रेंट दिए ही भाग गया तो आपको इनकम मिली ही नहीं, तो टैक्स किस बात का। तो 25A यही कहता है कि आपको जो प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम है वो नहीं मिला तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर 25B दूसरी ओर ये कहता है कि आपको जब भी वो रिकवर हुआ, वो रेंटल इनकम आपने रिकवर किया या आपको वो सामने से देने आ गए, वैसे ये होगा नहीं, पर अगर ऐसा होता है तो आपको वो प्रॉपर्टी का रेंट पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये मेन पॉइंट है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, उसके बाद आपको रेंट रिकवरी हो रही है, तो भी टैक्सेबल आप ही के हाथों में होगी। ये था सेक्शन 25A और 25। अब बात करते हैं सेक्शन 26 के बारे में, दैट इज को ओनरशिप। सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आप और आपके दोस्त ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, दोनों का शेयर 50-50% था। आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी और आपको रेंटल इनकम आई सपोज 20,000 पर मंथ, तो क्या वो किसी एक को टैक्सेबल होनी चाहिए? तो जवाब है नहीं, ये प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होनी चाहिए और ऐसा ही होता है। तो ये सेक्शन 26 हमें बताता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी भी प्रोपोर्शनेट होगी अगर आपने प्रॉपर्टी भी प्रोपोर्शनेटली ओन करी है तो। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 27, डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनर्स क्या होते हैं? डीम्ड ओनर्स वो जो लीगली तो ओनर नहीं रहते, पर टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि वो अपना टैक्स अवॉइड कर सके। जैसे कि अपने स्पाउस को गिफ्ट दे दिया बिना किसी कंसिडरेशन के, या फिर लॉन्ग लीज पे दे दिया, लॉन्ग लीज माने मोर देन 12 ईयर्स, या फिर अपनी प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम कर दी। तो ये सारे केसेस में ये लोग डीम्ड ओनर्स माने जाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि नाम बदलने से आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बदलेगी। इट्स टाइम फॉर द क्विक रिकैप। सेक्शन 22 में हमने देखा ओनर्स हो तो टैक्सेबिलिटी आएगी। सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशंस। सेक्शन 24 डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, फ्लैग 30% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सेक्शन 25A एंड 25B अनरियलाइज्ड रेंट पे एग्जेम्प्ट होता है और जो रिकवर हो जाए तो टैक्सेबल। सेक्शन 26 को ओनर्स हो तो टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप भले ही फॉर्मल ओनरशिप नहीं है तो भी टैक्स लायबिलिटी आप पे आएगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर आपको हाउस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट में बताएं। मैं अक्षिता जे आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।